स्ट्रोक यानी कि लकवा, ये वर्ड आप सबने सुना होगा। स्ट्रोक को हम मेडिकल टर्म में सीवीए भी बोलते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक। तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रोक के बारे में जानेंगे और स्ट्रोक का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन अटैक को बोला जाता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में सीवीए भी बोलते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक भी बोलते हैं। अब स्ट्रोक जैसी पेशेंट को आता है तो पेशेंट आपको क्या क्या साइन दिखाएगा, मतलब पेशेंट में क्या क्या साइन हमें दिखेंगे। तो हमने इसको एक सिंपल एब्रीवेशन से समझते हैं, जिसमें हमने इसको क्या नाम दिया है, फास्ट दिया है। फास्ट का मतलब सबसे पहले एफ इज रिलेटेड टू फेशियल पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, एक साइड में पेशेंट को पैरालाइज हो जाता है, मतलब उसको हम हेमिप्लेजिया भी बोलते हैं। और कौन सी साइड पैरालाइज होगी, वो साइड पैरालाइज होगी जो ब्रेन के अपोजिट में होगी। मतलब अगर आपका राइट हेमिस्फीयर अफेक्ट हुआ है, ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर में चोट लगी है, या फिर राइट हेमिस्फीयर में इस्कीमिया हुआ है या इंफ्राक्ट हुआ है, तो उसका जो लेफ्ट साइड है पेशेंट का, लेफ्ट साइड में क्या होगा, पैरालिसिस होगा पेशेंट को। और अगर लेफ्ट साइड अफेक्ट हुई है तो यानी कि इसका मतलब है राइट साइड में पैरालिसिस होगा पेशेंट के। तो फेशियल पैरालिसिस, एफ इज फॉर फेशियल पैरालिसिस। देन ए इज फॉर आर्म वीकनेस, मतलब हाथ पैरों में क्या हो जाना, वीकनेस हो जाना। मतलब जिस साइड पे पैरालिसिस हुआ है, मतलब जिस साइड में चोट लगी है या फिर स्कीमिया हुआ है या फिर हेमरेज हुआ है, उसकी लेफ्ट साइड अफेक्टेड होगी, तो उस साइड के जो आर्म्स और लेग्स है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। मतलब उनकी जो मसल्स की पावर है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर एस इज फॉर स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मतलब स्लर्ड स्पीच स्लर्ड स्पीच का मतलब पेशेंट को बोलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। जो भी वो वर्ड्स हमसे बोलेगा वो हमें क्लियरली नहीं सुनाई देंगे या समझ नहीं आएंगे। फिर टी मतलब टाइम टेकिंग, मतलब पेशेंट जो है टाइम टू एक्ट, मतलब पेशेंट क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। पेशेंट को अगर आप कुछ बोलोगे और वो उसका जवाब दे रहा है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा जवाब देने में, रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लेगा, तो उसको बोलते हैं टाइम टू एक्ट। तो ये तो हो गया कि मतलब पेशेंट हमें क्या क्या साइन देगा। और एडिशनल साइन क्या क्या हो सकते हैं, हेमीप्लेजिया, जैसा कि मैंने बताया, हेमी मतलब हाफ साइड पैरालिसिस, प्लेजिया मतलब पैरालिसिस, तो हाफ साइड पैरालिसिस। देन विजुअल डिफेक्ट, पेशेंट का जो विजुअल सेंटर है, मतलब जो ब्रेन में विजुअल सेंटर है, वो भी क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। विजुअल सेंटर क्या करता है, जो भी हम चीज देख रहे हैं उसकी इमेज बनाता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो उसकी इमेज बनाने में हेल्प करता है। तो वो जो विजुअल सेंटर है पेशेंट का, वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, डिफेक्ट होने लगेगा। मतलब पेशेंट को कुछ चीजें, मतलब उसको आईज से तो दिख रही होंगी, बट जो ब्रेन है उसकी इमेज नहीं बना पाएगा, मतलब पेशेंट को नहीं दिखेगा उस टाइम पे। फिर एटेक्सिया मतलब मैंने जैसे कि अभी बताया कि डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। एटेक्सिया मतलब स्लर्ड स्पीच बोलते हैं इसको। पोस्टीरियर सर्कुलेशन, एटेक्सिया अगर पेशेंट को है तो उसका मतलब है पोस्टीरियर सर्कुलेशन इफेक्ट हुआ है, मतलब जो ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है उसमें जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो अफेक्टेड हुई है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हुई है। तो पोस्टीरियर सर्कुलेशन इज अफेक्टेड इन केस ऑफ एटेक्सिया, राइट। सडन सीवियर हेडेक, अगर पेशेंट को सडन सीवियर हेडेक है साइन में, तो इसका मतलब हमें किस बारे में सोचना है, एसएएच के बारे में सोचना है, दैट इज सब एरिक्नोइडल हेमरेज। अभी मैं आगे बताऊंगा कि सब एरिक्नोइडल हेमरेज क्या होता है। तो ये तो हो गई साइंस की बात, मतलब पेशेंट हमें क्या क्या साइन देगा जैसे उसको स्ट्रोक का अटैक आएगा या फिर ब्रेन अटैक आएगा। अब पेशेंट को कितने टाइम में ले जाना पड़ेगा, 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स ये क्या होता है, बहुत गोल्डन टाइम पीरियड होता है किसके लिए, स्ट्रोक के लिए। मतलब पेशेंट को अगर इतने टाइम में हॉस्पिटल में ले गए तो उसका क्या होगा, लाइफ टाइम पैरालिसिस, मतलब जो लाइफ टाइम का पैरालाइज है वो बचा सकते हैं। 4.5 आवर्स क्या होता है, गोल्डन विंडो होता है। इसमें पेशेंट को ले जाया जाएगा इमरजेंसी में। डॉक्टर क्या करेगा, इमरजेंसी में जाते ही पहले पेशेंट के साइंस देखेगा जो मैंने अभी बताए, फिर उसके बाद सीटी स्कैन करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, सीटी स्कैन करेगा। सीटी स्कैन 20 मिनट्स में करना बहुत ज़रूरी होगा। 20 मिनट्स के अंदर एनसीसीटी करना पड़ेगा पेशेंट का, मतलब नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी करना पड़ेगा पेशेंट का 20 मिनट्स के अंदर अंदर। अब इससे क्यों कर रहे हैं सीटी स्कैन, क्योंकि इससे पता लगेगा कि स्ट्रोक का टाइप कौन सा है। आइदर इट इज इस्केमिक स्ट्रोक और आइदर इट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। मतलब
पेशेंट को इस्कीमिया की वजह से हुआ है या फिर हेमरेज की वजह से स्ट्रोक हुआ है, वो किस में पता लग जाएगा, सीटी में पता लग जाएगा। फिर उसके बाद लैब रिपोर्ट्स कौन कौन सी करनी पड़ेगी, लैब सीबीसी करनी पड़ेगी, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम करना पड़ेगा, आईएनआर, पीटी आईएनआर भी बोलते हैं इसको, और एपीटीटी एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी देखना पड़ेगा पेशेंट का। क्योंकि ये क्यों देख रहे हैं, किस केस में देखेंगे, हम देखेंगे कि जो पेशेंट का हेमरेज, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो उस केस में ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, आईएनआर है, ये बता देगा कि ब्लड कितनी देर में क्लॉट हो रहा है। या फिर इस्केमिक स्ट्रोक में हमें क्या हेल्प मिलेगी इससे, कि हम पेशेंट को जो मेडिसिन देंगे, जो डोज देंगे, मतलब एल्टीप्लेस इंजेक्शन देंगे या फिर मतलब जो भी थ्रोम्बोलाइटिक हम देंगे या फिर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देंगे, उससे मतलब इनकी वैल्यूज से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कितनी डोज देनी है। फिर ब्लड शुगर और इलेक्ट्रोलाइट करवाया जाएगा लैब्स में, ब्लड शुगर भी देखा जाएगा पेशेंट का। सबसे ज़्यादा मतलब डॉक्टर चेक करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। इवन द पेशेंट, मतलब पेशेंट को कोई ग्लूकोज की कमी तो नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से तो बेहोश नहीं हुआ, तो वो भी चेक करते हैं ब्लड शुगर लेवल। फिर ईसीजी करेंगे फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से भी क्या होता है, स्ट्रोक आता है। मतलब ये कार्डियक रिलेटेड है, कार्डियक रिलेटेड इशू है। क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब जो हमारा एट्रियम होता है वो क्या करता है, उसमें फिब्रिलेशन होने लगता है, मतलब प्रॉपरली वो तेज तेज क्या होने लगता है, धड़कने लगता है। जो एट्रियल है, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, धड़कने लगता है तेज तेज दिन, तो ये हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये सब चीज़ें तो जब इमरजेंसी में पेशेंट पहुंच जाएगा उसके बाद डॉक्टर्स क्या क्या चीज़ें करेंगे वो उसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहला होता है स्कीमिक स्ट्रोक। अगर हम स्कीमिक स्ट्रोक की बात करें तो 85% जो स्ट्रोक्स होते हैं वो स्कीमिक स्ट्रोक होते हैं। मतलब ऐसे स्ट्रोक जो ब्लड सप्लाई की रुकने की वजह से स्ट्रोक आया है पेशेंट को, मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, कोई ऐसी आर्टरी, मेन आर्टरी या फिर आर्टरी की ब्रांचेस ब्लॉक हो चुकी हैं, उनमें क्या जम गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है, या तो एथ्रोमा हो गया है या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है। मतलब जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में रुक गए हैं, उस रुकने की वजह से आगे जो ब्लड फ्लो है वो नहीं जा पा रहा है और ब्रेन सेल की डेथ हो गई है। तो इस्कीमिक में कौन कौन से होते हैं, थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोटिक का मतलब है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन मतलब ब्लड क्लॉट बन गया है ब्लड वेसल में और आगे जो ब्लड है वो रुक गया है, मतलब ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, ब्रेन के सेल्स को नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से ब्रेन सेल्स की डेथ हो गई है, तो हो गया थ्रोम्बोटिक। फिर एम्बोलिक, एम्बोलिक होता है जिसमें क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत कॉमन कॉज होता है। एम्बोलिक जो इस्कीमिक स्ट्रोक में एम्बोलिक टाइप है उसमें जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये क्या है, कॉमन कॉज होता है बहुत ज़्यादा फॉर एम्बोलिक स्ट्रोक। मतलब एम्बोलिक स्ट्रोक का जो कॉमन कॉज है वो क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये कार्डियक रिलेटेड इशू है। फिर यहाँ पे किसका काम आता है, कार्डियोलॉजिस्ट का, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियो सर्जन्स यहाँ पे एम्बोलिक के केस में। फिर लेक्यूनार की अगर हम बात करें, लेक्यूनार में क्या होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं ब्रेन में, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन हेमिस्फीयर को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो स्मॉल ब्लड वेसल्स में क्या हो जाती है, क्लॉट बन जाता है। और ये कब होता है, स्मॉल ब्लड वेसल डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस में। हाइपरटेंशन के केस में क्या होगा, इतनी हाइपरटेंशन के केस में लेक्यूनर इन्फ्रैक्ट बन जाएगा पेशेंट को, लेक्यूनर इन्फ्रैक्ट बोलते हैं इसको। तो ये हाइपरटेंशन और डीएम जैसे केसेस में ज़्यादा पाया जाता है, क्या, लेक्यूनर इन्फ्रैक्ट। इसीलिए यहाँ पे क्या कराया था, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कराया था ताकि उसको चेक करने के लिए कि ये पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है। तो ये क्या करते हैं, सारी चीज़ें कोरिलेशन में होती हैं, तो उससे पता लगेगा कि पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है। अब हेमरेजिक की बात करें तो 15% जो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। अब हेमरेजिक में भी दो टाइप होता है, एक होता है आईसीएच में इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है, दैट इज हाइपरटेंशन। ये किसकी वजह से होगा, हाइपरटेंशन की वजह से। हेमरेजिक का मतलब है ब्लड वेसल्स क्या हो गई है, रप्चर हो गई है, आइदर ड्यू टू द इंजरी और ड्यू टू द हाइपरटेंशन। मतलब ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था ब्लड वेसल्स में कि वो ब्लड वेसल्स प्रेशर को नहीं झेल पाई और ब्लड वेसल्स क्या हो गई, रप्चर हो गई, फट गई। तो उसकी वजह से क्या हो गई, पेशेंट के जो क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई। मतलब जो हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो ब्रेन को कवर करता है उसमें क्या हो गई, या तो सब एरिकनोइडल हेमरेज हो गया। मतलब जो एरिकनोइड है, हमारी ब्रेन को कवर करने वाली मेनेंजेस होती हैं,
3 लेयर्स होती है, एरिकनॉइड मैटर, पाया मैटर एंड ड्यूरा मैटर, राइट। तो जो सब एरिकनॉइडल हेमरेज है, मतलब जो स्पेस होता है एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में, ये क्या होता है, सब एरिकनॉइडल स्पेस होता है। तो इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स जा रही हैं बहुत सारी, जो ब्रेन को क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। तो सब एरिकनॉइडल हेमरेज भी हो सकता है पेशेंट को, मतलब हो सकता है जो सब एरिकनॉइडल स्पेस में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई, रप्चर हो गई है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है पेशेंट को। अब सब आईसीएस तो हाइपरटेंशन की वजह से होगा। अब सब एरिकनॉइडल हेमरेज किसकी वजह से होगा, मेन जो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म का मतलब होता है जैसे कोई ब्लड वेसल है, नॉर्मल ब्लड वेसल ये है, अब एन्यूरिज्म में क्या होता है, ब्लड वेसल गुब्बारे की तरफ फूल जाती है, ठीक है, गुब्बारे की तरफ फूल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेसल वॉल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब ये जो ब्लड वेसल की वॉल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। वीक होने की वजह से ये वॉल्स जो है टूट जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर आ जाता है सारा। तो उसे बोलते हैं एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म रप्चर बोलते हैं। अब हम इसकी मैनेजमेंट की बात कर लें, दोनों की, स्कीमिक और हेमरेजिक की अगर मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेज कैसे किया जाता है पेशेंट को, अगर स्कीमिक स्ट्रोक आया है तो कैसे मैनेज करेंगे, और अगर हेमरेजिक स्ट्रोक आया तो कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर स्कीमिक स्ट्रोक की बात करें तो इसमें हम टीपीए देते हैं, एल्टीप्लेस बोलते हैं इसको। टीपीए देंगे, टीपीए कितना देंगे, 0.9 mg पर केजी देंगे। 90 mg तक इसको मैक्सिमम दे सकते हैं, 90 mg इसका मैक्सिमम डोज होता है। 10% फिर हम क्या चलाएंगे, आईवी बोलस चलाएंगे नेक्स्ट 60 मिनट्स के लिए, 10% आईवी बोलस चलाएंगे और देंगे कितना, स्टार्टिंग डोज 0.9 mg पर केजी, और 90 mg तक मैक्सिमम देंगे पेशेंट को, ठीक है। और क्या करेंगे इसमें, फिर उसके बाद पेशेंट का क्या करेंगे, थ्रोम्बोक्टमी भी कभी कभी क्या होता है, मतलब अगर टीपीए से काम नहीं बना, मतलब एल्टीप्लेस इंजेक्शन से काम नहीं बना, तो उसके बाद फिर क्या करा जाता है, थ्रोम्बोक्टमी की जाती है। मतलब जो थ्रोम्बस है उसको क्या किया जाता है, सी कैथ भी बोलते हैं इसको, कैथेटर की मदद से क्या किया जाता है, ये जो थ्रोम्बस है इसको रिमूव किया जाता है, थ्रोम्बोक्टमी बोलते हैं। फिर एडवांस केसेस में क्या करना पड़ता है, क्रेनियाटमी भी करनी पड़ती है कई केसेस में, इसमें हेमरेज ज़्यादा हो गया हो। फिर उसके बाद हेमरेजिक स्ट्रोक की बात कर ले तो 15% हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। अब इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाएगा, इसका मैनेजमेंट, क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है, बीपी कंट्रोल, हाँ स्कीमिक में क्या होता है, बीपी कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। फिर उसका बीपी कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, लेबिटोलॉल और निकार्डापिन देंगे, ठीक है। अब हेमरेजिक के केस में भी क्या होता है, इसमें जो मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो हमें इसमें मैनेज करना पड़ता है हेमरेजिक के केस में, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से भी हेमरेजिक स्ट्रोक आते हैं पेशेंट को। तो हाइपरटेंशन हमें मेंटेन करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, बीपी मेंटेन करना पड़ेगा। इसका जो बीपी टारगेट होता है 140 एचजी हमें बीपी को लाना है, कौन सा, सिस्टोलिक बीपी को 140 एचजी तक हमें लाना होता है विद द हेल्प ऑफ लेबिटोलॉल एंड निकार्डापिन। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसमें विटामिन के दी जाती है, विटामिन के रिवर्स एंटी कोएगुलेशन थेरेपी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिवर्स एंटी कोएगुलेशन थेरेपी, जिसमें विटामिन के दी जाती है, क्योंकि हेमरेजिक के केस में पेशेंट को क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग को हमें कंट्रोल करना है, मतलब हमें उसको कोएगुलेट करना है, मतलब हमें कोएगुलेशन करना है। तो विटामिन के इज अ कोएगुलेटिंग एजेंट, तो इससे क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, तो जो हेमरेज था, जो ब्लीडिंग हो रही थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब मैनिटॉल भी देंगे फिर पेशेंट को, और हाइपोटोनिक सलाइन भी देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेमरेजिक के केस में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स से जो ब्लड है वो लीक आउट हो चुका है, और फ्लूइड उसकी वजह से क्या हुआ है, फ्लूइड भी एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में, जिसको हम एडेमा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडेमा या फिर हाइड्रोसिफेलिस भी बोलते हैं इसको। तो इस केस में हम क्या देंगे, मैनिटॉल देंगे पेशेंट को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सलाइन देंगे। उससे क्या होगा, जो पेशेंट के ब्रेन में जो पानी भरा है, जो एडेमा हुआ है पेशेंट को, वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, पेशेंट के हेड को एलिवेट करके रखना है बेड से 30 डिग्री तक। जैसे सपोज कीजिए बेड है, तो इससे 30 डिग्री तक पेशेंट के मतलब जो हेड को है वो एलिवेट करके रखना है। और फिर ये बाद में ये सब चीज़ें आईसीयू, जब आईसीयू में पेशेंट होता है उस टाइम पे दी जाती है। मैनिटोल हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और हेड एलिवेशन हो गया, मतलब उसके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करना होता है, पेशेंट के कम करना होता है। अब अगर हम इसकी रिकवरी की बात कर ले स्ट्रोक की, तो रिकवरी डिपेंड करती है कि जो कितना हिस्सा है, मतलब ब्रेन का जो हिस्सा है वो कितना डैमेज हुआ है, कितना पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ है, और दूसरा फिजियोथेरेपी, पेशेंट की फिजियोथेरेपी कितनी अच्छी हुई है, और ब्रेन ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के हमारे साथ जुड़े रहिए।